हेलो गाइस, आज के लेक्चर में करेंगे शेक्सपियर 100 PYQ। शेक्सपियर के सिर्फ 100 PYQ नहीं आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो भी हमारा रह जाएगा तो मैं 100 PYQ या फिर और 100 उससे आगे यानी 300 PYQ या 200 PYQ जितने में भी क्लियर होगा मैं शेक्सपियर को अच्छे से क्लियर करवाऊंगी आपका। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं थोड़ा सा भी बिना आपका टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट से है विच मैंने आज नाम मैंने आपके लिए ये भी डाला है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है आपका। आपको हमेशा ही रहता है कि मैं क्वेश्चन कहाँ से लेती हूँ, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो आज मैंने ये चीज़ भी आपका डाउट क्लियर किया है कि ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ था। ठीक है, तो विच शेक्सपियर प्ले बिगिंस विद द लाइन इफ़ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो शेक्सपियर का प्ले इन लाइन से कौन सा शेक्सपियर का प्ले शुरू होता है, कौन सा है? ट्वेल्थ नाइट। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध कॉमेडी है जो प्रेम, भ्रम, पहचान के विषयों के इर्द गिर्द घूमती है। ट्वेल्थ नाइट के बारे में बात कर रहे हैं। यह नाटक ड्यूक और शिनो के प्रेम के साथ शुरू होता है जो ओलिविया से प्रेम करता है। अब करैक्टर को ध्यान में रख लेना, क्या है? ओलिविया और ओरशिनो। वह संगीत को प्रेम का भोजन मानता है, इसलिए वह चाहता है कि उसे और संगीत सुनाया जाए ताकि वह अपने प्रेम में डूब सके। इस पंक्ति का अर्थ है कि प्रेम का सबसे अच्छा पोषण संगीत है और यह प्रेम की गहराई को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई इससे ट्वेल्थ नाइट्स इस लाइन से शुरू होता है। शेक्सपियर की ये फेमस कॉमेडी है और यह नाटक ड्यूक ओरशिनो के प्रेम के साथ शुरू होता है जो ओलिविया से प्रेम करता है, और जो ओरशिनो है वह मानता है कि जो संगीत है वो प्रेम का भोजन है और मुझे और संगीत सुना जाए जिससे कि मैं अपने प्रेम में डूब सकूं। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड ऑल दी वर्ड्स स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। ये बात किसने कही है? समझ गए होगे लाइन का अर्थ कि जो सारा का सारा वर्ड है वो स्टेज है और सारे जितने मैन वीमेन हैं वो क्या हैं? वो केवल प्लेयर हैं यानी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये है जैक्स इन एज यू लाइक इट। यह संवाद शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट में जैक्स नामक पात्र द्वारा कहा गया है। इस संवाद में मानव जीवन की तुलना एक नाटक से की गई है जहां हर व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न चरणों में एक अभिनेता की तरह विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। यह पंक्ति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन अक्षणिक है और हर व्यक्ति को अपने हिस्से का अभिनय करके मंच से उतरना पड़ता है। ठीक है भाई, पता चल गया कि ये जो लाइन है ये किसने कही है? ये कही है जैक्स ने। किसमें? एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हु इज़ द ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियर ओथेलो। शेक्सपियर के ओथेलो में ट्रेजिक हीरो कौन है? तो ओथेलो है। शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में ओथेलो एक शोकांत नायक यानी ट्रेजिक हीरो के रूप में चित्रित किया गया है। वह एक महान सैनिक और वेनिस गणराज्य का जनरल है, लेकिन वह अपने विश्वासघाती सहायक यागो द्वारा अपने ईर्ष्या और अनिश्चितता के जाल में फंस जाता है। ओथेलो की जो ट्रेजेडी है उसकी अंधी ईर्ष्या और बेवजह के शक के कारण होती है, जिसके कारण वह अपनी पत्नी डेस्डेमोना को मार देता है और अंत में खुद भी आत्महत्या कर लेता है। डेस्डेमोना इसके अंदर आ गई है। उसके बाद ओथेलो और इसके बाद ही आपका क्या था इसके अंदर? यागो। 3 कैरेक्टर इसके अंदर आ गए। हर कैरेक्टर को आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार शेक्सपियर के जो कैरेक्टर होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन रोमियो एंड जूलियट हु इज़ जूलियट्स कजन हु इज़ किल्ड बाई रोमियो। जूलियट का के कजन के बारे में पूछा गया है जिसको रोमियो ने मारा था, तो वो है टाइबर्ट। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध ट्रेजेडी नाटक है। इसमें टाइबर्ट जूलियट का चचेरा भाई है। टाइबर्ट एक गर्म मिजाज का व्यक्ति है और मोंटेग्यू परिवार यानी रोमियो का परिवार से नफरत करता है। एक झगड़े के दौरान टाइबर्ट रोमियो के दोस्त मर्कुशियो को मार देता है। ठीक है, जिसके बदले में रोमियो टाइबल्ट को मार देता है। टाइबल्ट की मृत्यु नाटक में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है क्योंकि इसके बाद रोमियो को निर्वासन का सामना करना पड़ता है। इसी से उनकी ट्रेजेडी शुरू होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच कैरेक्टर इन हेमलेट सेज फ्रेलिटी
दाई नेम इज़ वुमेन। देखो ये बात किसने कही है? यह शेक्सपियर स्वाद शेक्सपियर के नाटक हैमलेट में हैमलेट द्वारा बोला गया है। यह स्वाद हैमलेट की अपनी माँ गर्टयूड के प्रति निराशा और आक्रोश को व्यक्त करता है, जिन्होंने उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा क्लोडियस से शादी कर ली थी। हैमलेट को लगता है कि उसकी माँ ने बहुत जल्दबाजी में शादी कर ली थी और इसीलिए वह स्त्री जाति की कमजोरी पर कटाक्ष करता है। यहाँ फ्रेलिटी का मतलब कमजोरी या दुर्बलता है और हैमलेट इसे महिलाओं की विशेषता मानता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6, इन विच प्ले डज द कैरेक्टर इयागो अपीयर। तो ओथेलो के अंदर अपीयर होता है भाई इयागो। इयागो शेक्सपियर के नाटक ओथेलो का मुख्य प्रतिपक्षी यानी विलेन है। वह बेहद धूर्त, ईर्ष्यालु, धोखेबाज है। इयागो ओथेलो के प्रति ईर्ष्या और घृणा से प्रेरित होकर उसकी ज़िंदगी में तबाही लाने की साजिश रचता है। इयागो की चालों के कारण ओथेलो अपनी पत्नी डेस्डेमोना की वफादारी पर शक करने लगता है और अंततः उसे मार डालता है। इयागो का चरित्र शेक्सपियर के सबसे कुटिल और सातिर पात्रों में से एक माना जाता है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का सेंट्रल थीम पूछा है एम्बिशन यानी इच्छाएं। मैकबेथ का केंद्रीय विषय महत्वाकांक्षा है। नाटक का मुख्य पात्र मैकबेथ। नाटक का मुख्य पात्र मैकबेथ स्कॉटलैंड का एक महान योद्धा है, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण वह किंग बनने के लिए हत्या का सहारा लेता है। उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ भी उसकी इस महत्वाकांक्षा को भड़काती है। नाटक यह दर्शाता है कि जब महत्वाकांक्षा नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह व्यक्ति को किस प्रकार विनाश की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। व्हाट इज़ द फॉरफेट दैट साइलॉक डिमांड्स फ्रॉम एंटोनियो। ठीक है, ए पाउंड ऑफ फ्लैश। क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में व्हाट इज़ द फॉरफेट दैट साइलॉक यानी कि जो एंटोनियो से जो डिमांड करता है किसके बदले में, जो कि उसका नुकसान हुआ था उसके बदले में क्या डिमांड करता है, कौन साइलॉक किससे कहा था, एंटोनियो से। तो क्या डिमांड करता है, ए पाउंड ऑफ फ्लैश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक जो कि एक यहूदी सूदखोर है, एंटोनियो से बदला लेने के लिए यह शर्त रखता है कि अगर एंटोनियो ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो वह उसके शरीर से 1 पाउंड मांस काट लेगा। साइलॉक की यह शर्त नाटक में न्याय और बदले की भावना का प्रतीक है। हालांकि अंत में साइलॉक को अपनी शर्त हारनी पड़ती है और उसे अपने सभी पैसे गंवाने पड़ते हैं। इस घटना के माध्यम से शेक्सपियर ने न्याय, बदला और करुणा के विषयों की जांच की है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट 9 क्वेश्चन आता है, हु इज़ द राइटफुल एयर टू द थ्रोन इन किंग लियर। तो कौन है अभी राइटफुल, कॉर्डेलिया। राइटफुल हेयर थ्रोन का तो है कॉर्डेलिया। किंग लियर की सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया ही सही मायने में राजगद्दी की हकदार है, क्योंकि वह अपने पिता से सच्चा प्रेम करती है। हालांकि लियर की गलतफहमी और उसकी उनकी बड़ी बेटियों के नाम है गॉन्ड्रिल और रेगन की चापलूसी के कारण वह कॉर्डेलिया को विरासत से वंचित कर देता है। नाटक के अंत में कॉर्डेलिया अपनी सच्चाई और वफादारी साबित करती है, लेकिन दुखद रूप से उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह नाटक परिवार के भीतर प्यार, धोखा और न्याय पर केंद्रित है। भाई जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जितनी भी सारी शेक्सपियर की स्टोरी हैं, मुझे पता है कि बहुत सारी स्टोरी का आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवाती हुई चल रही हूँ एक्सप्लेनेशन में। 10 क्वेश्चन में आ गए हैं, हु प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ इन हैमलेट। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कॉमिक रिलीफ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जब भी जैसे कोई ट्रेजेडी चल रही होती है उसके बीच में थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए थोड़ा सा जो हास्य का यानी कि जिससे दर्शकों को हंसी आए ऐसा सीन कुछ दे दिया जाता है नाटक के बीच में। ठीक है, तो ये कॉमिक रिलीफ हैमलेट में कौन प्रदान करता है? ग्रेव डिगर्स। ठीक है, हैमलेट में कबर खोदने वाले ग्रेव डिगर्स पात्र नाटक में कॉमिक रिलीफ प्रदान करते हैं। नाटक का अधिकांश भाग गंभीर और त्रासदीपूर्ण है, लेकिन कबर खोदने वालों के दृश्य हास्य से भरे होते हैं। इस दृश्य में वे मौत और कब्र की खुदाई को लेकर मजाक करते हैं, जो नाटक की गंभीरता को थोड़ी देर के लिए हल्का कर देता है। इस दृश्य का मकसद दर्शकों को एक ब्रेक देना होता है ताकि वे बाद के गंभीर दृश्यों के लिए तैयार हो सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट इज स्प्रिट एंड सर्ज प्रोस्पेरो।
ठीक है, यानी कि टेम्पेस्ट में कौन सा जो करेक्टर वो स्प्रिट है और प्रोस्पेरो की सेवा करता है, यानी कि उसका नौकर है, तो है एरियल। द टेम्पेस्ट में एरियल एक आत्मा है जो प्रोस्पेरो की सेवा करता है। प्रोस्पेरो ने एरियल को एक पेड़ से मुक्त किया था जहां उसे जादूगर सिक्रोक्स ने बंदी बना रखा था। इसके बदले में एरियल प्रोस्पेरो का विश्वास पात्र सेवक बन जाता है और जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके आदेशों का पालन करता है। एरियल का चरित्र जादू और आज़ादी की जटिलताओं का प्रतीक है। अब देखो, ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आपके करैक्टर आ गए हैं। एरियल, सिक्रोक्स, सिक्रोक्स कौन था? जादूगर जिसको बंदी बना रखा था एरियल को जिसने। प्रोस्पेरो जिसको, जो इस कहानी के अंदर क्या है, हीरो है। क्वेश्चन है, इन जूलियस सीजर हु सेज इट टू ब्रूट जस्ट बिफोर बीइंग असैसिनेटेड मीन होता है मार देना या किसी की हत्या कर देना, यानी कि जूलियस सीजर में ये बात कौन कहता है? असैसिनेट से पहले जूलियस सीजर ही बोलता है ये लाइनें। जूलियस सीजर में इट टू ब्रूट सीजर द्वारा कहा गया अंतिम स्वाद है जब वह अपने दोस्त ब्रूटस द्वारा धोखा दिए जाने पर आश्चर्यचकित होता है। इसका मतलब है, तुम भी ब्रूटस। यह संवाद विश्वासघात और धोखे का प्रतीक बन गया है, जहाँ एक मित्र से की गई उम्मीद टूट जाती है। इस वाक्यांश का उपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने करीबी से विश्वासघात की आशंका नहीं करता। 13 क्वेश्चन है, इन विच शेक्सपियरन प्ले डज द करेक्टर ऑफ साइलोक अपीयर, यानी साइलोक का करेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होता है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलोक एक यहूदी सूदखोर है जो अपनी बेटी और पैसे दोनों से संबंधित जटिल भावनाओं से घिरा होता है। साइलोक नाटक का मुख्य प्रतिपक्षी है और उसकी कड़ी शर्त कि वह एंटोनियो से 1 पाउंड मांस काटेगा उसकी प्रतिशोध की प्रवृत्ति को दर्शाती है। शेक्सपियर ने साइलोक के चरित्र के माध्यम से न्याय, करुणा और बदले के विषयों पर गहन चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट के अंदर ड्यूक ऑफ मिलान कौन है सही मायने में? तो टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो मिलान का सही हकदार ड्यूक है जिसे उसके भाई एंटोनियो ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। प्रोस्पेरो ने अपनी बेटी मिरांडा, देखो उनकी बेटी का नाम, एक करैक्टर का नाम हुआ गया है मिरांडा के साथ द्वीप पर निर्वासन में कई साल बिताए। वह अपनी जादुई शक्तियों और एरियल की मदद से अपने शत्रुओं से बदला लेने की योजना बनाता है। अंततः वह माफ़ी और समर्पण की ओर बढ़ता है और उसे अपना ड्यूक का पद वापस मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच प्ले फीचर्स द करैक्टर लेडी मैकबेथ, यानी कि कौन सा प्ले फीचर्स यानी करैक्टरिस्टिक बताता है, फीचर्स द करैक्टर लेडी मैकबेथ। भाई टेक्निकल एरर के लिए भाई सॉरी। क्वेश्चन का आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ में लेडी मैकबेथ महत्वाकांक्षा और शक्ति की प्रतीक है। वह एक मैकबेथ को किंग बनने के लिए, हत्या करने के लिए उकसाती है। उसकी अपने पति पर मानसिक पकड़ और उसके काले विचार नाटक में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। हालांकि बाद में वह अपने किए गए कार्यों के लिए दोषी महसूस करने लगती है और अंततः उसके मानसिक संतुलन का पतन हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। विच प्ले फीचर द करैक्टर लेडी मैकबेथ का जो करैक्टर है वो किस प्ले में है? पता चल गया था मैकबेथ, और इसमें लेडी मैकबेथ की महत्वाकांक्षा मैकबेथ की महत्वाकांक्षा में वो उसका साथ देती है उसके काले विचारों में, तो बाद में उसको भी मौत को प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमलेट मदर। हैमलेट की मदर का नाम क्या था? जर्ट्रूड था। हैमलेट में जर्ट्रूड हैमलेट की माँ है जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद जल्द ही उसके भाई क्लॉडियस, ये देखो आपने पढ़ लिया था, सिर्फ जर्ट्रूड याद रखना, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ा देती हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। हैमलेट की माँ जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद जल्द ही उसके भाई क्लॉडियस से शादी कर ली थी। गर्ट्यूड के इस फैसले से हैमलेट को धक्का लगता है
और वह अपनी माँ की नैतिकता पर सवाल उठाता है। गर्ट्रूड का चरित्र जटिल है क्योंकि वह अपने बेटे से प्रेम करती है, लेकिन उसके निर्णय उसे हैमलेट की नज़रों में कमज़ोर और संदिग्ध बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, इन विच प्ले डज द करेक्टर कैलिबन अपीयर। कैलिबन किस प्ले में, जो कैलिबन का करेक्टर है वो किस प्ले में अपीयर होता है शेक्सपियर के? तो टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट में कैलिबन द्वीप का मुख्य निवासी है। उसे प्रोस्पेरो ने अपना गुलाम बना रखा है। कैलिबान एक जंगली और असभ्य पात्र के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन उसका यह दावा है कि द्वीप वास्तव में उसका और प्रोस्पेरो ने उसे धोखे से उस पर कब्जा कर लिया है। कैलिबान का चरित्र उपनिवेशवाद और सत्ता के असंतुलन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन, इन मैकबेथ व्हाट प्रोफेसी डू द विचेस गिव टू बैंको। मैकबेथ के अंदर क्या जो भविष्यवाणी होती है, डू द विचेस गिव टू, यानी बैंको को जो विचेस होती हैं वो क्या प्रोफेसी बताती हैं? दैट हिज डिसेंडेंट्स, यानी कि उसके वंशज, विल बी किंग, वो क्या होंगे, एक दिन राजा बनेंगे। मैकबेथ में 3 चुड़ैल बैंको को भविष्यवाणी करती हैं कि भले ही वह स्वयं राजा न बने, लेकिन उसके वंशज स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। यह भविष्यवाणी मैकबेथ को डराती है क्योंकि वह नहीं चाहता कि बैंको का वंश सिंहासन पर काबिज हो। इस डर से मैकबेथ बैंको और उसके बेटे फिलियांस की हत्या की योजना बनाता है, लेकिन फिलियांस भागने में सफल हो जाता है। उसके बाद 19 क्वेश्चन में आ गए हैं। Which Shakespeare play is known for the quote, "The quality of merely is not strange"? यानी कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंज। शेक्सपियर के किस प्ले के अंदर ये कोट बताया गया है कि जो क्वालिटी है, यानी कि जो दया की क्वालिटी है, इज़ नॉट स्ट्रेंज, वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। देख लेते हैं। आंसर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया का यह प्रसिद्ध संवाद न्याय और दया के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। पोर्शिया साइलोक को यह समझाने की कोशिश करती है कि सच्ची दया स्वेच्छा से दी जाती है और यह किसी भी बाध्यता से मुक्त होती है। यह संवाद शेक्सपियर के नैतिक दर्शन को व्यक्त करता है, जहाँ दया को इंसानियत का सबसे ऊंचा गुण माना जाता है। भाई ये सारा जो स्पीच है दया के ऊपर कौन दे रही है? पोर्शिया दे रही है। किसको दे रही है? साइलोक को दे रही है। कौन से वर्क के अंदर दे रही है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में दे रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन में आ गए हैं। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर किंग डंकन्स मर्डर इन मैकबेथ, यानी कि किंग डंकन के मर्डर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है मैकबेथ में? मैकबेथ में किंग डंकन की हत्या खुद मैकबेथ करता है। उसे यह अपराध करने के लिए उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ उकसाती है। मैकबेथ की महत्वाकांक्षा और चुड़ैलों की भविष्यवाणी उसे इस कृत्य के लिए प्रेरित करती है। डंकन की हत्या के बाद मैकबेथ की मनोवैज्ञानिक स्थिति बिगड़ने लगती है और यह घटना नाटक में उसके पतन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेक्सपियरियन प्ले फीचर द कैरेक्टर्स एंटोनियो, सेबेस्टियन एंड अलोंसो, यानी कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये कैरेक्टर हैं? एंटोनियो, सेबेस्टियन, अलोंसो। तो आंसर है टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में एंटोनियो, सेबेस्टियन, अलोंसो महत्वपूर्ण पात्र हैं। अलोंसो नेपल्स का राजा है। एंटोनियो प्रोस्पेरो का भाई है। ये इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है भैया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इन कैरेक्टर का। जिसने प्रोस्पेरो को सत्ता से बेदखल कर दिया था, सेबेस्टियन अलोंसो का भाई है, जो नाटक में सत्ता के लिए षड्यंत्र रचने का प्रयास करता है। ये पात्र नाटक में सत्ता, विश्वासघात और मोचन के मुख्य विषयों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, हु डज डेस्डेमोना मैरी इन ओथेलो। डेस्डेमोना से ओथेलो में शादी कौन करता है? तो ओथेलो शादी करता है डेस्डेमोना से। ओथेलो में डेस्डेमोना का एक उच्च वर्ग की महिला है जो ओथेलो एक मोर और वेनिस के जनरल से प्रेम करती है, उससे विवाह करती है। डेस्डेमोना का यह निर्णय समाज और उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध जाता है। नाटक के दौरान इयागो द्वारा फैलाए गए झूठ और संदेह के कारण ओथेलो को डेस्डेमोना पर शक हो जाता है
और वह अपनी निर्दोष पत्नी की हत्या कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैटल इन विच मैकबेथ मेट्स हिज डिमाइज, यानी कि उस बैटल का नाम बताइए जिसके अंदर मैकबेथ की मृत्यु होती है, यानी उसका विनाश होता है। डिमाइज में तो उसका विनाश होता है, उसकी डेथ होती है। तो वो कौन सा है? बैटल ऑफ डंसियान। बैटल ऑफ डंसियान में कौन मरता है? मैकबेथ। मैकबेथ के अंत में मैकबेथ की मृत्यु डंसियन की लड़ाई में होती है। इस युद्ध में मैल्कोम, मैकडफ और उसकी सेना मैकबेथ के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मैकडफ, जिसे मैकबेथ की बर्बरता के कारण अपनी पत्नी और बच्चों को खोना पड़ा था, युद्ध के दौरान मैकबेथ का वध करता है। भाई कौन करता है? मैकडफ करता है। और इसने ये क्या था, इन्होंने चुड़ैल ने भविष्यवाणी की थी कि जो माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ होगा वही आपकी हत्या करेगा। तो सिजेरियन से पैदा हुआ था कौन? मैकडफ, और इसकी हत्या इसने कर दी थी। उसके बाद 24 क्वेश्चन है, विच शेक्सपियर प्ले इज सबटाइटल्ड व्हाट यू विल। इसका आंसर रहेगा ट्वेल्थ नाइट। अब भाई एक क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ। बार बार ये पूछते हैं कि कौन सी बुक लें। भाई मेरे को खुद से कोई भी बुक ऐसी नहीं मिली कि मैं जिससे अपनी अच्छी तैयारी कर सकूँ। मैंने ऐसे ही अपनी तैयारी की है, जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के, PYQ ढूंढ के, मैंने तो ऐसे ही किया है कि मेरे को तो कोई बुक ऐसी मिली ही नहीं। और अगर थोड़ा बहुत अगर हम कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, तो UGC नेट के जो हमारे पुराने PYQ दिए हुए हैं उनके ऊपर ही बिलीव कर सकते हैं, और वो आपको इकट्ठे मिलते हैं, वो आपको उसकी बुक मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो उनकी बुक ले सकते हो, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने PDF डाल रखा है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसमें आपको साथ साथ मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जो कि अभी भी रिसेंट में 2020 में, 22 में, 23 में और 21 में जो भी आपके एग्ज़ाम हो उनका सबका PDF मैंने दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको कितनी सारी प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो जो वही बुक रहेंगी जो UGC नेट की हैं, वो बुक ले लो आप, अच्छी रहेंगी बुक आपके लिए वो। अदरवाइज़ तो मेरे को और कोई बुक दिखाई नहीं देती ऐसी कुछ भी। 12th नाइट का उपशीर्षक व्हाट यू विल, यह एक कॉमेडी है जो पहचान की गलतफहमी, प्रेम और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य करती है। नाटक में जुड़वा भाई बहन वायोला और सेबेस्टियन की पहचान की अदला बदली से हास्य और जटिल स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उपशीर्षक इस बात को संकेत करता है कि नाटक को दर्शक कैसे भी समझ सकते हैं। यह एक खुली व्याख्या की अनुमति देता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। विच शेक्सपियर प्ले इज सबटाइटल्ड व्हाट यू विल, यानी कि शेक्सपियर के किस प्ले का जो सब टाइटल है वो व्हाट यू विल है। तो 12th नाइट का उपशीर्षक है व्हाट यू विल। यह एक कॉमेडी है जो पहचान की गलतफहमी और प्रेम और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य करती है। नाटक में जुड़वा भाई बहन वोएला और सेबेस्टियन की पहचान की अदला बदली से हास्य और जटिल स्थितियाँ उत्पन्न होती है। उपशीर्षक इस बात को संकेत करता है कि नाटक को दर्शक कैसे समझ सकते हैं। यह एक खुली व्याख्या की अनुमति देता है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, इन हैमलेट हु इज ओफेलियाज फादर। ओफेलिया का फादर कौन है? तो पोलोनियस। हैमलेट में ओफेलिया के पिता पोलोनियस हैं, जो डेनमार्क के राजा क्लोडियस के सलाहकार हैं। पोलोनियस का चरित्र हास्य और त्रासदी का मिश्रण है। वह अपनी बेटी ओफेलिया को हैमलेट से दूर रहने की सलाह देता है। बाद में हैमलेट गलती से पोलोनियस की हत्या कर देता है, जिससे ओफेलिया पागल हो जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। 26 क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इन किंग लियर इज़ ब्लाइंड बट कैन सी द ट्रूथ, यानी कि कौन सा जो करेक्टर वो ब्लाइंड है लेकिन वो क्या देख सकता है? ट्रूथ को सच्चाई देख सकता है। तो कौन है? ग्लोसेस्टर। किंग लियर में ग्लोसेस्टर का किरदार शारीरिक रूप से अंधा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह वास्तविकता को पहचानने नहीं लगता है। उसकी आंखें उसकी नाजायज़ संतान एडमंड द्वारा निकाली जाती हैं, लेकिन इसके बाद वह अपनी गलतियों को समझता है और लियर की तरह ही उसे एहसास होता है कि उसने अपने वफादार बेटे एडगर के साथ अन्याय किया है। ठीक है, यह दृष्टिहीनता और अंतर्दृष्टि के बीच के विरोधाभास को दर्शाता। अब देखो दोनों इसके बेटों का नाम याद रखना है, एडगर और
एडमंड। ठीक है, एडमंड बैड मतलब बॉय की में आप मानोगे, और जो एडगर है उसको गुड बॉय के रूप में मानोगे, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओथेलो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांटिंग द हैंडकरचीफ इन कैसियोज लॉगिंग्स। ठीक है, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्लांटिंग द जो हैंडकरचीफ होता है कैसियो का, उस कैसियो की जो लॉन्गिंग्स होता है उसमें रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्लान के लिए? यागो। ओथेलो में यागो वह व्यक्ति है जो डेस्डेमोना के रुमाल को कैसियो के कमरे में रखता है ताकि ओथेलो को यह विश्वास हो कि डेस्डेमोना और कैसियो के बीच में संबंध है। यह रुमाल नाटक में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है। यागो का यह षड्यंत्र ओथेलो को उसकी पत्नी की वफादारी पर शक करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण त्रासदी होती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ये प्लानिंग आएगा मे बी, ये वाली जो प्लांटिंग है ना ये गलत है यहाँ पे। इन ओथेलो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग द हैंडकरचीफ इन कैसियो लॉन्गिंग्स। ठीक है, चलो ये जो भी है मतलब जो आपका क्वेश्चन का मीनिंग वो यही है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कैसियो के लॉन्गिंग्स में हैंडकरचीफ रखने का, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। ठीक है, उसके अलमीरा में कौन रखता है मतलब ये रुमाल। What is the relationship between Olivia and Sebastian in 12th Night? ठीक है, यानी कि क्या रिलेशनशिप है ओलिया के और जो सेबेस्टियन के बीच में इन 12th नाइट में। दे बिकम हस्बैंड एंड वाइफ। 12th नाइट में सेबेस्टियन और ओलिविया अंततः विवाह करते हैं। ओलिविया पहले वोयला से प्रेम करती है जिससे वह गलती से सेबेस्टियन समझती है। ठीक है, ओलिविया पहले किससे प्यार करती है? वोयला से, जिससे वह गलती से सेबेस्टियन समझती है क्योंकि वोयला पुरुष वेश में है। जब असली सेबेस्टियन प्रकट होता है तो ओलिविया उसे देखकर हैरान होती है, लेकिन दोनों के बीच प्रेम पनपता है और वे शादी कर लेते हैं। यह नाटक की हास्यपूर्ण जटिलताओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेक्सपियर प्ले इज सेट इन द फॉरेस्ट ऑफ फॉर्डन। फॉरेस्ट ऑफ फॉर्डन में शेक्सपियर का कौन सा प्ले सेट किया गया था? तो एज यू लाइक इट। अधिकांश हिस्सा नाटक का एज यू लाइक इट नाटक का अधिकांश हिस्सा अर्देन के वन में घटित होता है। यह स्थान नाटक के पात्रों के लिए स्वतंत्रता और नए अनुभवों का प्रतीक है। यहाँ कई प्रमुख पात्र शरण लेते हैं और जीवन, प्रेम और अपनी पहचान के बारे में नई समझ हासिल करते हैं। वन में रहने के दौरान रोजलिंड और ऑरलैंडो सहित अन्य पात्र भी रोमांटिक और मानवीय जटिलताओं का सामना करते हैं। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर मालवोलियो। 12th नाइट। 12th नाइट में मालवोलियो एक गंभीर और आत्ममुग्ध पात्र है जो ओलिविया के घर का प्रबंधक है। ठीक है, मालवोलियो एक गंभीर और आत्ममुग्ध पात्र है जो ओलिविया के घर का प्रबंधक है। उसके साथ ओलिविया की बाकी सेवा करने वाले मजाक करते हैं जिससे वह भ्रमित हो जाता है कि ओलिविया उससे प्रेम करती है। मालवोलियो का चरित्र हास्यपूर्ण और दयनीय दोनों है। उसके साथ हुए इस मजाक से नाटक में मनोरंजन पैदा होता है, लेकिन अंततः उसकी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज द फेमस लाइन ऑल दी वर्ल्ड स्टेज इन एज यू लाइक इट। तो ये कौन बोलता है? जैक्स बोलता है। ये एज यू लाइक इट में जैक्विस यह प्रसिद्ध संवाद बोलता है जिसमें वह मानव जीवन की तुलना एक नाटक से करता है। वह कहता है कि दुनिया एक मंच है और सभी लोग अभिनेता हैं जो अपनी उम्र के साथ अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। यह संवाद जीवन के विभिन्न चरणों, शैशवावस्था से लेकर मृत्यु तक को चित्रित करता है। जैक्विस का यह कथन नाटक के मुख्य चिंतनशील और दार्शनिक विषयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु किल टाइबॉल्ट इन रोमियो एंड जूलियट। रोमियो मार देता है। क्वेश्चन पहले आ चुका है तो रिवीजन कर लिया है हमने और आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। इन टेम्पेस्ट हु इज़ मिरांडाज फादर।
टेम्पेस्ट में मिरांडा का फादर कौन है? प्रोस्पेरो है। द टेम्पेस्ट में मिरांडा प्रोस्पेरो की बेटी है। मिरांडा ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अपने पिता के साथ द्वीप पर बिताया है, जहां वह अपने पिता की जादुई शक्ति और ज्ञान से प्रभावित होती है। मिरांडा का चरित्र मासूमियत और करुणा का प्रतीक है और उसका प्रेम फर्डिनेंस के साथ, यहाँ पे फर्डिनेंस का करैक्टर एक करैक्टर का नाम आ गया है, के साथ उनके जीवन में एक नया अध्याय खुलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेक्सपियर प्ले बिगिन विद शिप रैक। तो कौन सा जो शेक्सपियर का प्ले है वो शिप रैक से शुरू होता है? तो टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट नाटक की शुरुआत एक जहाज़ के तूफान में फंसने से होती है, जो प्रोस्पेरो द्वारा उसकी जादुई शक्तियों से उत्पन्न किया गया था। यह जहाज़ में सवार यात्रियों को उसके द्वीप पर ले आता है, जिससे नाटक की कहानी आगे बढ़ती है। यह जहाज़ की तबाही और द्वीप की पृष्ठभूमि पूरे नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बिछड़ने और फिर मिलने की थीम को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद 35 क्वेश्चन है, इन मैकबेथ हु किल्स बैंको। मैकबेथ में बैंको को कौन मारता है? तो हायर मर्डर ऑन मैकबेथ ऑर्डर, यानी कि जो हायर किए गए हैं मर्डर मैकबेथ के ऑर्डर पर उसको मारते हैं। एक्सप्लेनेशन, मैकबेथ में बैंको की हत्या मैकबेथ के आदेश पर भाड़े के हत्यारों द्वारा की जाती है। मैकबेथ बैंको की संतान के भविष्य में राजा बनने की चुड़ैलों की भविष्यवाणी से डरता है, इसलिए वह बैंको और उसके बेटे फिलियांस को मारने की योजना बनाता है। बैंको की हत्या हो जाती है, लेकिन फिलियांस भागने में सफल हो जाता है, जिससे मैकबेथ की असुरक्षा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रोमियो एंड जूलियट वेयर डज रोमियो गो आफ्टर बीइंग बेनिस्ड। यानी कि रोमियो एंड जूलियट में रोमियो कहाँ जाता है जब उसको निकाल दिया जाता है? तो कहाँ जाता है वो? मोंटुआ। रोमियो एंड जूलियट में रोमियो को टाइबर्ट की हत्या के बाद वेरोना से मंटुआ भेज दिया जाता है। निर्वासन का आदेश जूलियट और रोमियो के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा करता है, क्योंकि उनके बीच की दूरी उनके प्रेम को और अधिक कठिन बना देती है। रोमियो का निर्वासन उनके जीवन में आने वाली त्रासदी यानी ट्रेजेडी की शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टेम्पेस्ट हु इज कैलिबन मदर। तो कैलिबन की मदर कौन है? साइकोरेक्स। द टेम्पेस्ट में कैलिबन की माँ साइकोरेक्स है, जो एक शक्तिशाली और क्रूर चुड़ैल थी। वह प्रोस्पेरो के द्वीप पर उससे पहले से ही रह रही थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। साइकोरेक्स का कैलिबान पर प्रभाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह द्वीप पर उत्पीड़न और गुलाम बनाए जाने की भावना से भरा हुआ है। साइकोरेक्स की अनुपस्थिति के बावजूद उसकी छवि नाटक में प्रमुख रूप से उभरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेक्सपियर प्ले फीचर द 7 एजेस ऑफ मैन स्पीच। यानी कि किस जो शेक्सपियर का प्ले है उसके अंदर 7 एजेस ऑफ मैन स्पीच आता है, ठीक है, फीचर होता है। तो कौन है? एज यू लाइक इट। 7 एजेस ऑफ मैन का जो प्रसिद्ध भाषण है वो जैक्विस द्वारा एज यू लाइक इट नाटक में दिया जाता है। यह भाषण मानव जीवन को 7 चरणों में विभाजित करता है। देखो फिर से देख लेना, 7 एजेस ऑफ मैन का जो स्पीच है वो शेक्सपियर के कौन से नाटक में आता है? एज यू लाइक इट में आता है। यह भाषण मानव जीवन को 7 चरणों में विभाजित करता है, शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु तक। जैक्विस इस भाषण में मानव जीवन की अक्षण भंगुरता और नश्वरता पर ध्यान केंद्रित करता है और इसे एक बड़े नाटक के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें सभी लोग विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। भाई ये इस तरह के क्वेश्चन आपके जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। 7 एजेस ऑफ मैन, ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एज यू लाइक इट नाटक में आया हुआ है शेक्सपियर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु सेज आउट डेमन स्पॉट इन मैकबेथ। ये जो वर्डिंग है वो कौन कहता है मैकबेथ में? लेडी मैकबेथ कहती है। आउट डेमन स्पॉट का संवाद मैकबेथ में लेडी मैकबेथ बोलती है जब वह अपने अपराध बोध और मानसिक अस्थिरता से जूझ रही होती है। इस दृश्य में वह नींद में चलने के दौरान अपने हाथों पर खून के धब्बे देखती है और उसे हटाने की कोशिश करती है। यह उसके अपराध बोध और मानसिक अवसाद का प्रतीक है जो उसे त्रासदी के रास्ते पर ले जाता है। क्वेश्चन, हु डज जूलियट नर्स
वर्क फॉर इन रोमियो एंड जूलियट। सीधी सी बात है, जूलियट की नर्स कौन है रोमियो एंड जूलियट में? तो जूलियट्स फैमिली द कैपुलेट्स। रोमियो एंड जूलियट में नर्स जूलियट की देखभाल करती है और वह कैपुलेट परिवार के लिए काम करती है। एक मिनट, सॉरी भाई, मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में पढ़ गई थी, दोबारा से पढ़ती हूँ। हु डज जूलियट नर्स, यहाँ पर जो जूलियट है, जूलियट नर्स वर्क फॉर इन, यानी जो जूलियट की नर्स है वो रोमियो एंड जूलियट में किसके लिए काम करती है? तो वो किसके लिए काम करती है? जूलियट फैमिली द कैपुलेट के लिए काम करती है। रोमियो एंड जूलियट में नर्स जूलियट की देखभाल करती है और वह कैपुलेट परिवार के लिए काम करती है। वह जूलियट के जीवन की सबसे करीबी और विश्वास पात्र है। उसकी भूमिका माँ जैसी होती है। नर्स जूलियट की रोमियो से मुलाकात कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और नाटक में कॉमिक राहत और भावनात्मक समर्थन का मिश्रण प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस व्हाट इज़ द पेनल्टी इफ एंटोनियो कैन नॉट रिपे साइलो लोन? अब मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या पेनल्टी एंटोनियो के ऊपर है अगर वो किसका लोन नहीं पे करेगा? साइलोग का। तो उसके बाद है पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश, ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको और आगे चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले इंक्लूड द कैरेक्टर ऑफ रोसेनक्रेस एंड गिल्डनस्टर्न्स? तो हेमलेट। हेमलेट में रोसेनक्रेस और गिल्डनक्रेस्ट हेमलेट के बचपन के दोस्त होते हैं जिन्हें राजा क्लोडियस द्वारा हेमलेट पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। हालांकि हेमलेट उनके इरादों को पहचान लेता है और अंततः उनकी योजना विफल हो जाती है। ये दोनों पात्र नाटक के राजनीतिक और नैतिक जटिलताओं को उजागर करते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्गाइजेज देमसेल्व्स एज ए मैन नेम्ड गैनीमेड इन एज यू लाइक इट? समझ गए होंगे क्वेश्चन कि ये अपने आप को गैनी मेड के करैक्टर में एज यू लाइक इट में कौन छुपा लेता है? तो रोजालिंड। एज यू लाइक इट में रोजलिंड अपने चाचा से बचने के लिए गैनीमेड नामक पुरुष का रूप धारण करती है। इस छद्म वेश में वह जंगल में स्वतंत्रता का अनुभव करती है और ओरलैंडो के साथ अपने संबंधों का परीक्षण करती है। गैनीमेड के रूप में वह नाटक में एक प्रमुख भूमिका निभाती है जहां वह प्रेम, लिंग और पहचान से संबंधित सवालों पर विचार करती है। भाई मैं सारी स्टोरी डिटेल में आपको बता रही हूँ, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है इस लेक्चर में, ठीक है। आप स्पीड करके देख लेना, और मैं भी खुद से बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, ठीक है, इसीलिए कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, उसको मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ आपको, क्योंकि 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मैं सोचती हूँ कि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और मैं जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चनों को आपको करवा दूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम ही रह गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हेमलेट मदर? तो हेमलेट की मदर का नाम जर्ट्यूड है, एक्सप्लेन कर चुके हैं, टाइम ने यहाँ पर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे ही चलेंगे। 45 क्वेश्चन, विच शेक्सपियर प्ले फीचर्स ए करेक्टर नेम्ड पक? पक का करेक्टर शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? तो मिड समर नाइट ड्रीम में है। पक द रोबिन गुड या रोबिन गुड फेलो का चरित्र मिड समर नाइट ड्रीम में है। वह एक शरारती और मज़ेदार पात्र है जो ओबेरॉन का सेवक है। पुक की शरारतें और उसकी गलती नाटक में कई हास्यपूर्ण जटिल स्थितियां पैदा करती है, जैसे कि लव पोशन का गलत उपयोग। पुक का स्वाद लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स भी बहुत प्रसिद्ध, ये भी याद रखना है भाई। पुक का जो स्वाद है लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स भी, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और ये क्या है जो पक है वो क्या है? ओबेरॉन का सेवक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका नाम रॉबिन गुडफेलो भी है। 46 क्वेश्चन में आ गए। इन ओथेलो हु इज ओथेलोज वाइफ? तो डेस्डेमोना। यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे और मैं आपको दिखा भी रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन जूलियस एंड सीजर हु सेज इट टू ब्रूट? इसका पता चल गया होगा, जूलियस सीजर कहता है जब उसको पता चलता है कि जो ब्रूटस है उसका फ्रेंड है, उसने भी उसको धोखा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन 48। इन मैकबेथ हु बिकम्स किंग आफ्टर मैकबेथ डेथ? तो मैकबेथ की डेथ के बाद कौन राजा बना था? मेलकॉम राजा बना था।
मैकबेथ की मृत्यु के बाद मैल्कम राजा बनता है। वह डंकन का बेटा है जिसे मैकबेथ ने शुरुआत में सिंहासन प्राप्त करने के लिए मार डाला था। अंत में मैल्कम का राजा बनना न्याय और व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। वह स्कॉटलैंड को मैकबेथ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 इन ट्वेल्थ नाइट व्हाट इज़ वोयलाज मेल डिस्गाइज नेम, यानी वोयला का जो मेल का रूप ले लेती है वो, तो उसका जो मेल का रूप बनता है उसका क्या नाम है, ये पूछा गया इसने। तो सिजेरियो। ट्वेल्थ नाइट में वोयला पुरुष का रूप धारण करती है। सेसारियो नाम की से पहचान छुपाती है। वह इस रूप में ड्यूक ओर्सिनो की सेवा करती है और उसके प्रति प्रेम भी महसूस करती है। वोयला की यह छद्म पहचान नाटक में कई हास्यपूर्ण और रोमांटिक उलझनों का कारण बनती है। अंततः उसकी असली पहचान सामने आती है और नाटक सुखद अंत की ओर बढ़ता है। भाई जो ये क्वेश्चन भी अगर रिपीट मैंने डाले हैं वो सिर्फ आपके लिए इसलिए डाले हैं, देखो जैसे ये जो ब्रूटस ने जो लाइन बोली थी कि एक आध क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट होता है वो मैं रिपीट करवा देती हूँ कर लेती हूँ ताकि आपको ना वो क्वेश्चन याद हो जाए अच्छे से। 58 विच शेक्सपियर प्ले इज सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वार, ट्रोजन वार के दौरान शेक्सपियर का कौन सा प्ले सेट किया गया था? ट्रोलिस एंड क्रेसिडा। ट्रोलिस एंड क्रेसिडा नाटक ट्रोजन युद्ध के दौरान सेट किया गया है। इसमें प्रेम युद्ध और विश्वासघात के जटिल मुद्दों को संबोधित किया गया है। क्वेश्चन 51 इन किंग लियर विच ऑफ लियर्स डॉटर इज डिसऑन्ड, तो भाई किसने डिसऑन्ड किया था? किंग लियर में कॉर्डेलिया, ठीक है, यानी किंग लियर में कॉर्डेलिया लियर की सबसे छोटी और ईमानदार बेटी होती है। जब लियर अपने राज्य को अपनी बेटियों में बांटने का निर्णय करता है तो कॉर्डेलिया उसकी चापलूसी करने से मना कर देती है। इससे क्रोधित होकर लियर उसे त्याग देता है, ठीक है, यानी कि डिसऑन कर देता है, मतलब अपने जो उसका अधिकार उससे उसको हटा देता है। हालांकि बाद में लियर को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और नाटक एक दुखद अंत की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच शेक्सपियर प्ले इन्वॉल्व्स द कैरेक्टर साइलोक मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये फिर से हम इसके अंदर टाइम नहीं लगाएंगे, आगे चलेंगे। 53 क्वेश्चन इन मच एडो अबाउट नथिंग हु आर द टू पेयर्स ऑफ लवर, यानी मच एडो अबाउट नथिंग में टू पेयर कौन से हैं जो लवर हैं? तो वो हैं बेंडिक एंड बियाट्रिस, क्लोडियो एंड हीरो। मच एडो अबाउट नथिंग में दो प्रेमी युगल हैं, बेनेडिक और बियाट्रिस, क्लोडियो और हीरो। बेनेडिक और बियाट्रिस की प्रेम कहानी चंचल और मजाकिया होती है, जबकि क्लोडियो और हीरो की कहानी अधिक गंभीर और नाटकीय है। ये दोनों युगल नाटक के हास्य और नाटक दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 हु इज़ द जेस्टर और फूल इन ट्वेल्थ नाइट, ये जेस्टर और फूल होता है जो मजाक के लिए नाटक में रखे जाते हैं। तो फेस्ट, ट्वेल्थ नाइट में फेस्ट एक मस्करा जो नाटक के हास्य और बुद्धिमानी से भरपूर संवादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अन्य पात्रों की मूर्खताओं पर टिप्पणी करता है और उनकी असंगतियों को उजागर करता है। हालांकि वह एक मस्करा है, फिर भी नाटक में गहरी और सटीक समझ प्रस्तुत करता है। ये फेस्ट किस में है? ये मस्करा या फूल, ये कौन ट्वेल्थ नाइट में है। 55 क्वेश्चन में आ गए हैं। इन द टेमिंग ऑफ द श्रू हु इज़ द श्रू दैट इज़ टेम्ड, तो श्रू इसके अंदर कौन है? क्या है ये? कैथरीना यानी कैट। द टाइमिंग ऑफ श्रू में कैथरीना, जिसे केट भी कहा जाता है, उससे श्रू का पात्र है जिसे उसके पति पेट्रोचियो द्वारा ताम किया जाता है। नाटक की कहानी कैथरीना की शादी और उसके पति द्वारा उसे अधिक आज्ञाकारी और विनम्र बनाने की कोशिशों के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि यह नाटक महिलाओं की भूमिका और उनके स्थान पर विभिन्न विचारों को उजागर करता है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ये कौन है? कैथरीना। हु इज़ द श्रू इन द टाइमिंग ऑफ द श्रू हु इज़ द श्रू दैट इज़ टेम्ड, ठीक है, तो वो कौन है? कैथरीना। यानी कि पेट्रोचियो के द्वारा इस पात्र को क्या किया जाता है? इसकी मतलब इसको बहुत ही ईगो के साथ दिखाया जाता है और इसके ईगो को, इसके घमंड को कौन तोड़ता है? इसका पति। इसको आज्ञाकारी बना देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जूलियस सीजर हु परसुएड सीजर
टू गो टू द सीनेट ऑन द डे ऑफ हिज असैसिनेशन। जूलियस सीजर के अंदर सीजर को कौन मनाता है सीनेट में जाने के लिए, और उसकी डे उस दिन असैसिनेशन यानी जब उसका की हत्या होने वाली होती है उस दिन उसको सीनेट में जाने के लिए कौन बोलता है, यानी मनाता, परसुएड में जो होता है मनाता है, तो कौन मनाता है, डेसियस ब्रूटस। जूलियस सीजर में डेसियस ब्रूटस सीजर को सेनेट जाने के लिए मना लेता है, जबकि उसकी पत्नी कैलपुर्निया, आप देखो यहाँ पे एक नाम आ गया, कई बार पूछा गया, कैलपुर्निया उनकी पत्नी का नाम है, ने उसे न जाने की सलाह दी थी। डेसियस ब्रूटस उसे झूठी व्याख्याओं और चतुराई से आश्वस्त करता है कि उसके जाने से रोम को फायदा होगा। यह घटनाक्रम सीजर की हत्या का मार्ग प्रशस्त करता है। उसके बाद है हु किल्स मैकबेथ एट द एंड ऑफ प्ले। ठीक है, यानी कि हु किल्स मैकबेथ, मतलब अंत में मैकबेथ को कौन मारता है, क्वेश्चन मैकडफ। मैकबेथ के अंत में मैकडफ मैकबेथ को मार देता है। मैकडफ मैकबेथ की क्रूरता से नाराज होता है और अपने परिवार की हत्या, देखो ये मैं करवा चुकी हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मेलकम राजा बनता है, पता है ये तो। इन रोमियो एंड जूलियट, हाउ डज जूलियट डाई, जूलियट कैसे मरती है, सी स्टैब्ड हर सेल्फ विद रोमियोज डैगर, यानी कि वो रोमियो के डैगर से अपने आप को क्या कर लेती है, अपने आप को मार लेती है, यानी कि चाकू, स्टैब में जो होता है अपने आप को चाकू घोंप लेना। रोमियो एंड जूलियट में जूलियट की मृत्यु तब होती है जब वह रोमियो की मृत्यु के बाद उसके खंजर से खुद को मार लेती है। रोमियो पहले जूलियट को मरा हुआ मानकर जहर पी लेता है, और जब जूलियट जागती है और उसे मरा हुआ पाती है तो वह खुद को ख़त्म कर लेती है। यह नाटक का दुखद अंत है जहाँ प्रेमी एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते। 59 क्वेश्चन में आ गए हैं। इन द टेम्पेस्ट हु इज़ मिरांडाज फादर, ये इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे क्योंकि कर चुके हैं। क्वेश्चन 60 इन हैमलेट हु इज़ पोलोनियस डॉटर, पोलोनियस की डॉटर कौन है, ओफेलिया है। हैमलेट में ओफेलिया पोलोनियस की बेटी है। ओफेलिया हैमलेट से प्रेम करती है, ये यहाँ से आप पढ़ लेना एक बार क्योंकि पढ़ चुके हैं पहले। क्वेश्चन 61 में हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ हैमलेट, तो कौन बनता है, 14 ब्रास, अंत में कौन बनता है, 14 ब्रास किंग हैमलेट में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हैमलेट के अंत में 14 ब्रास राजा बनता है। हैमलेट की मृत्यु के बाद नॉर्वे के राजकुमार 14 ब्रास डेनमार्क के सिंहासन का उत्तराधिकार नॉर्वे के राजकुमार 14 ब्रांस, ये ध्यान रखना भी, देखो ये नेम, नॉर्वे का राजकुमार 14 ब्रास डेनमार्क के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनता है। यह नाटक की अंततः सत्ता में बदलाव और न्याय के पुनर्स्थापना का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ओथेलो हु इज़ मैनिपुलेटेड इनटू थिंकिंग हिज वाइफ इज अनफेथफुल। ओथेलो में कौन मैनिपुलेट मीन्स करता है, किसी को मतलब उसके दिमाग को यानी हेराफेरी कर देना, यानी कि उसके दिमाग में कौन इस बात की को मैनिपुलेट करता है कि उसकी वाइफ है जो वो अनफेथफुल है, तो वो कौन है, ओथेलो। ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया तो एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा दोबारा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कैरेक्टर इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम हैज ए डंकीज हेड, किसका मतलब जो डंकी मीन्स गधे का जो सिर होता है वो मिडसमर नाइट ड्रीम में किस कैरेक्टर का होता है, तो वो है बॉटम। बॉटम एक हास्य चरित्र है जिसे मिडसमर नाइट ड्रीम में पुक द्वारा जादुई रूप से गधे के सिर में बदल दिया जाता है। इस जादू के कारण टाइटानिया फेयरी क्वीन जिसे प्यार करने लगती है। बॉटम का यह रूपांतरण नाटक के सबसे प्रसिद्ध और हास्यपूर्ण दृश्यों में से एक है। इसके अंदर फेयरी क्वीन कौन है, इसमें टाइटेनिया, ये याद रखना है। टाइटेनिया इसके अंदर कौन है, फेयरी क्वीन है। किसको प्यार करने लगती है, यह बॉटम को प्यार करने लगती है। और बॉटम का ही जो सिर बनता है वो किसका बनता है, वो मतलब गधे का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 क्वेश्चन इन मेजर फॉर मेजर हु इज़ द ड्यूक डिस्गाइज्ड एज, ठीक है, यानी कि जो इन मेजर फॉर मेजर है हु इज़ द ड्यूक, यानी कि जो ड्यूक के डिस्गाइज में होता है वो कौन होता है, ए फ्रायर लोडोविक। ड्यूक एक भिक्षु के रूप में छिपकर अपने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और नैतिक मुद्दों की जांच करता है, ठीक है।
मेजर फॉर मेजर में ड्यूक एक भिक्षु के रूप में छिपकर अपने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और नैतिक मुद्दों की जांच करता है। वह फ्रायर लोदोविक के रूप में भेष बदलकर अपने लोगों की समस्याओं और मुद्दों को नज़दीकी से देखता है और अंत में सच्चाई का खुलासा करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। तो इन मेजर फॉर मेजर हु इज़ द ड्यूक डिस्गाइज्ड एज, यानी कि ड्यूक किसका भेष बदल के आता है, ये कह सकते हो आप। तो वो किसका, ए फ्रायर का, फ्रायर लोडोविक का, ठीक है, भिक्षु के रूप में आता है और अपने जो प्रजा उसके अंदर जो भ्रष्टाचार फैला होता है वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। 65 क्वेश्चन है, हु इज़ द विलेन इन ओथेलो। तो इयागो, यहाँ पर भी वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, नेक्स्ट पे चलेंगे सीधा ही। 65 क्वेश्चन, हु इज़ द विलेन इन ओथेलो, इयागो। अच्छा, ये वही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 18, यानी जो शेक्सपियर की 18 सोनेट है उसका क्या थीम है। तो द थीम ऑफ इमोर्टेलिटी थ्रो पोइट्री, ये उसका थीम है, इमोर्टेलिटी थ्रो पोइट्री। सोनेट 18, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर डे, में शेक्सपियर अपने प्रेमी की सुंदरता और महानता की तुलना एक गर्मी के दिन से करते हैं। वह कहता है कि समय के साथ सुंदरता कम हो जाती है, लेकिन उसके प्रेमी की सुंदरता और प्रेम को यह कविता अमर बना देती है। इसलिए यह सोनेट समय और अक्षणिकता पर विजय प्राप्त करने के विचार को दर्शाता है, जहाँ कवि का लेखन अमरता का माध्यम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द ट्रेजिक एंडिंग इन रोमियो एंड जूलियट, यानी कि रोमियो एंड जूलियट की ट्रेजिक एंडिंग का क्या कारण होता है। तो वो होता है ए सीरीज ऑफ मिसकम्युनिकेशंस एंड एक्सीडेंट्स, यानी कि जो मिसकम्युनिकेशन और एक्सीडेंट्स की जो सीरीज होती है वो। रोमियो एंड जूलियट का दुखद अंत गलतफहमी और घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण होता है। जूलियट का जहर पीकर सो जाना, रोमियो का यह विश्वास है कि वह मर चुकी है, दोनों की मृत्यु का कारण बनता है। रोमियो उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता और इसलिए खुद को मार लेता है, और जूलियट जब जागती है और रोमियो को मरा पाती है तो वह भी आत्महत्या कर लेती है। यह नाटक भाग्य और प्रेम की अनियंत्रित शक्ति को दर्शाता है। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं, इन मैकबेथ हु किल्स मैकबेथ, ये इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन बता देते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग है इसका कि एक्सप्लेनेशन। मैकबेथ के अंत में मैकडफ मैकबेथ को युद्ध के दौरान मारता है। मैकडफ वह व्यक्ति है जिसे भविष्यवाणी में औरत की कोख से न जन्मा कहा गया है, क्योंकि वह ऑपरेशन के माध्यम से पैदा हुआ था। मैकडफ अपने परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए मैकबेथ को मारता है। इसके बाद मैलकॉम स्कॉटलैंड का क्या बनता है, राजा बनता है, ठीक है। मैकडफ अपने परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए मैकबेथ को मारता है और उसके बाद मैलकॉम स्कॉटलैंड का क्या बनता है, राजा बनता है। क्या कहा था, यानी औरत की कोख से न जन्मा हो, तो औरत की कोख से ऑपरेशन से कौन पैदा हुआ था, मैकडफ, और उसी ने किसको मारा था, शेक्सपियर को, सॉरी मैकबेथ को। क्वेश्चन, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस व्हाट इज साइलोक्स प्रोफेशन, साइलोक का क्या प्रोफेशन है, मनी लैंडर, ठीक है। यहाँ से भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं सीधा ही, एज यू लाइक इट हु डिस्गाइज हर सेल्फ एज बॉय, यानी कि इसमें कौन अपने आप को बॉय के रूप में छुपा लेती है, तो रोजालिंड। यहाँ भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ये पढ़ लेना एक बार, क्योंकि बार बार याद कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ चुका है आपका 2023 में। इन जूलियस एंड सीजर हु सेज, ये भी हमने पढ़ लिया है। 72 क्वेश्चन में आ गए, हु इज़ द हीरो इन मच एडो अबाउट नथिंग, तो इसके अंदर क्या कौन है, क्लॉडियो हीरो है। मच एडो अबाउट नथिंग में क्लॉडियो नाटक के मुख्य नायकों में से एक है। वह हीरो से प्रेम करता है और अंततः उससे विवाह करता है, लेकिन नाटक के दौरान वह गलतफहमी के कारण उसे अस्वीकार कर देता है। क्लॉडियो का चरित्र नाटक के प्रमुख विषयों जैसे गलतफहमी, विश्वास और सुलह को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन किंग लियर विच ऑफ द लियर्स डॉटर इन ट्रूली लॉयल टू हिम, यानी कि कौन थी भाई उसके लिए लॉयल, उसकी बेटी, तो कौन थी, कॉर्डेलिया। यहाँ पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ही आगे चलते हैं। 74 क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मेन सेटिंग्स ऑफ 12th नाइट, 12th नाइट की सेटिंग क्या है, तो क्या है, आइलेरिया। 12th नाइट की घटनाएं इलेरिया नामक काल्पनिक भूमि में घटती हैं। ये भी याद रख लेना, इलेरिया काल्पनिक भूमि है जिसका नाम शेक्सपियर ने रखा हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ प्यार, गलत पहचान, हास्यप्रद घटनाएं पनपती हैं। इलेरिया नाटक के उत्सव और रोमांस के मूड को दर्शाती है। यहाँ पात्रों के बीच भावनाओं और पहचान का खेल चलता है। 75 क्वेश्चन,
हु डज मैकबेथ सी एट द बैंकट इन मैकबेथ? किसको देखता है? बैंकों के घोस्ट को। जब क्या चल रही होती है, उत्सव चल रहा होता है, तो उसमें जो पार्टी चल रही होती है बैंकट में, तो किसके भूत को देखता है वो? मैकबेथ बैंकों के भूत को देखता है। मैकबेथ के भोज के दृश्य में मैकबेथ बैंकों का भूत देखता है जिसे उसने पहले मरवा दिया था। यह दृश्य मैकबेथ के भीतर उत्पन्न अपराध बोध और डर को दर्शाता है। बैंकों का भूत मैकबेथ के लिए चेतावनी और उसके पतन की शुरुआत का प्रतीक है। इस दृश्य से स्पष्ट होता है कि मैकबेथ अपने अपराध से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। 76 क्वेश्चन। इन द टेमिंग ऑफ द श्रू, हु इज़ द श्रू? श्रू इसके अंदर कौन है? कैथरीना कैट। द टेमिंग ऑफ द श्रू में कैथरीना कैट को श्रीव कहा जाता है क्योंकि वह जिद्दी और स्वतंत्र विचारों वाली महिला है जिसे पेटुचरियो द्वारा वश में करने की कोशिश की जाती है। यह नाटक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की भूमिका और विवाह के विचारों पर व्यंग्य करता है। कैट का चरित्र नाटक के प्रमुख विषयों को दर्शाता है जिसमें विवाह, पुरुषत्व और स्त्रीत्व शामिल हैं। 77 क्वेश्चन में आ गए हैं। इन द कॉमेडी ऑफ एरर हाउ मैनी सेट्स ऑफ ट्विंस आर देयर? यानी कि ट्विंस के कितने सेट हैं इसमें? 2 सेट हैं। यहाँ पर भी देखो, कॉमेडी ऑफ एरर में 2 जुड़वा जोड़े हैं। एक जोड़ी एंटीफोलस यानी एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज और एंटीफोलस ऑफ एफिसस, और दूसरी जोड़ी ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज और ड्रोमियो ऑफ एफिसस। यानी कि दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों के क्या हैं? दो क्या हैं? नौकर हैं। ठीक है, जो जिनको उनके पेरेंट्स ने क्या ले लिया था? गोद ले लिया था, या उनके पास वो उनके पेरेंट्स छोड़ के चले गए थे। इन जुड़ों के कारण पहचान की गलतियां होती हैं जो नाटकों के हास्य और भ्रम के मुख्य स्रोत हैं। 78 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द कोज ऑफ द फ्यूड इन रोमियो एंड जूलियट? तो एनिमिटी बिटवीन द कपलेट्स एंड मोंटेगेस तो पढ़ चुके हैं, वैसे मैं पढ़ा देते फिर भी। कापुलेट और मोंटेग परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी नाटक की केंद्रीय समस्या है। यही पूछा गया है कि क्वेश्चन में भी कि क्या केंद्रीय समस्या है? यस्तरो रोमियो और जूलियट के प्रेम को अस्वीकार्य बनाती है जिसके कारण दोनों को गुप्त रूप से विवाह करना पड़ता है। अंततः उनकी दुखद मृत्यु होती है। यह नाटक घृणा, प्रेम और क्षमा के विषयों को उजागर करता है। ज़्यादा टाइम लगाएंगे इस क्वेश्चन पे, पहले हो चुका है। इन ओथेलो व्हाट इज़ डेस्डेमोनाज फाइनल एक्ट बिफोर हर डेथ? तो उसका फाइनल एक्ट क्या था? सी डिफेंड ओथेलो। वो ओथेलो को क्या करती है? डिफेंड करती है। तो ओथेलो में अपनी मृत्यु से ठीक पहले डेस्डेमोना अपने पति ओथेलो का बचाव करती है। ओथेलो ने यागो के छल के कारण उसे बेवफाई का दोषी मानते हुए उसकी हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद 80 क्वेश्चन है। इन हेमलेट हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू सी द घोस्ट ऑफ किंग हेमलेट? यानी कि पहला कौन सा कैरेक्टर है जिसमें हेमलेट ने हेमलेट का घोस्ट देखा था? तो वो कौन है? मार्क्यूस एंड बर्नार्डो। हेमलेट में सबसे पहले मार्सेलस और बर्नार्डो राजा हेमलेट के भूत को देखते हैं। कौन कौन? मार्सेलस और बर्नार्डो। ये दोनों प्रहरी हैं जो एल्सीनोर महल की दीवारों पर पहरा दे रहे होते हैं। देखो, महल का नाम भी आ सकता है एल्सीनोर। इसके बाद वे होरेशियो को बुलाते हैं जो भूत को देखता है। फिर प्रिंस हेमलेट को इसकी सूचना देता है। भूत का प्रकट होना नाटक में प्रतिशोध और दुख के विषयों की शुरुआत करता है। 81 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ओथेलोज जेलेसी? क्या मतलब, क्या मेन सोर्स है? यागो मैनिपुलेशन, यानी कि यागो के द्वारा जो मैनिपुलेशन किया गया था। ओथेलो में जलन का मुख्य कारण यागो की हेर फेर है। ठीक है, ये पढ़ लेना क्योंकि पढ़ चुके हैं हम। और किस किस के ऊपर शक करवाता है? ये कैसियो और डेस्डेमोना के बीच में रिलेशनशिप को लेकर बताता है ओथेलो को। ये ध्यान रखना आपको कैरेक्टर का नाम। 82 क्वेश्चन में इन द टेम्पेस्ट हु इज़ द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान? मिलान का सही राजा कौन है? प्रोस्पेरो पढ़ चुके हैं, आगे चलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन 83। इन जूलियस एंड सीजर व्हाट इज़ ब्रूटस प्राइमरी मोटिवेशन फॉर असैसिनेटिंग सीजर? यानी कि ब्रूटस का जो प्राइमरी मोटिवेशन है सीजर को असैसिनेशन करने का, यानी कि ब्रूटस को किसने मोटिवेट किया था जूलियस सीजर को मारने के लिए? ये बात है इसके अंदर। प्राइमरी मोटिवेशन कौन देता है उसको? ही बिलीव्स इट इज़ फॉर द गुड फॉर रोम। वो सोचता है कि ये रोम के लिए अच्छा है।
तो जूलियस सीजर में ब्रूटस का मुख्य उद्देश्य सीजर की हत्या करना है, क्योंकि उसे लगता है कि सीजर की बढ़ती शक्ति रोम के लिए खतरा है। वह मानता है कि अगर सीजर सम्राट बन गया तो वह रोम के लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट कर देगा। इसलिए ब्रूटस सीजर की हत्या को रोम के सर्वोत्तम हितों के लिए मानता है, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रेम करता हो। भाई मैं बड़ी स्पीड से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 1 आवर की क्लास होने वाली है। और आज जो एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी और वो पढ़ानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेक्सपियर के हर जो प्ले है, हर जो ड्रामा प्ले है उसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं हर एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ रही हूँ, पर थोड़ा जल्दी पढ़ रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सिलेबस करवाना है मेरे को जल्दी जल्दी। और 1 घंटे की क्लास पहले ही हो गई है तो क्लास ज़्यादा बड़ी होगी, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इन मैकबेथ व्हाट इज़ लेडी मैकबेथ फेमस लाइन दैट रिफ्लेक्ट्स हर गिल्ट, यानी कि उसके गिल्ट को बताने वाली यानी रिफ्लेक्ट करने वाली फेमस लाइन कौन सी है? तो ये है आउट डायमंड स्पॉट आउट सी। पता है जब उसके हाथों पर क्या लग जाता है, बर्ड लग जाता है, तो वो क्या कहती है, उसको अपने हाथों पर खून को देखती है और ये बात बोलती है वो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वट रोल डज कैलिबन प्ले इन द टेम्पेस्ट? कैलिबन किसका रोल निभाता है? ही रिप्रेजेंट द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड के नेटिव निवासी का निभाता है ये, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करता है। द टेम्पेस्ट में कैलिबन उस द्वीप के मूल निवासी का प्रतीक है जिस पर प्रोस्पेरो और मिरांडा कब्जा कर लेते हैं। कैलिबन द्वीप के प्राकृतिक अधिकारों का दावा करता है और प्रोस्पेरो के अधीनता से घृणा करता है। उसकी स्थिति उपनिवेशवाद और उत्पीड़न के विषयों का प्रतीक है। नाटक में कैलिबन का किरदार सभ्यता और बर्बरता के बीच के संघर्ष को भी उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 इन 12th नाइट हु इज़ द मिस्टेकन फॉर सिजेरियो? सेबेस्टियन। ठीक है, 12th नाइट में सेबेस्टियन जो सिजेरियो समझ लिया जाता है, ठीक है, जो वोइला का भाई है। भाई ये वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये वाला जो है 12th नाइट में मतलब सिजेरियो किसको गलती से समझ लेती है? सिजेरियो किसको गलती से समझा जाता है? तो सेबेस्टियन को समझा जाता है। और ये पढ़ लेना आप एक बार, पढ़ा भी दे जल्दी जल्दी। 12th नाइट में सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ लिया जाता है जो वोइला का भाई है। वोइला ने सिजेरियो के रूप में अपने भाई की तरह कपड़े पहन रखे थे, जिसके कारण अन्य पात्र भ्रमित हो जाते हैं और यह पहचान की गड़बड़ी कई हास्यास्पद परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। यह नाटक में भ्रम और पहचान के विषयों को प्रमुख रूप से उजागर करता है। 87 क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ किंग लियर डाउनफॉल इन किंग लियर? तो क्या है? इज इनएबिलिटी टू सी थ्रो फ्लैटरी, यानी कि किंग लियर में उसके पतन का कारण क्या बनता है? उसकी असमर्थता या जानने के लिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ठीक है, यानी कि फ्लैटरी में जो होता है उसकी उस चापलूसी को देखता है, और फ्लैटरी में जो होता है चापलूसी को देखता है। ठीक है, यानी कि उसकी इनएबिलिटी है, अयोग्यता है कि वो नहीं देख पाता, चापलूसी के पीछे की सच्चाई को वो नहीं देख पाता। यही उसकी क्या है, ये देखो, ये पढ़ लेना क्योंकि ये सारा आपको समझ आ जाएगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन ए प्ले इन हैमलेट? तो इसके अंदर प्ले विद इन प्ले हैमलेट के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है? तो इट इज़ यूज्ड टू एक्सपोज किंग क्लोडियस गिल्ट, क्योंकि ये एक्सपोज करता है किंग जो क्लोडियस है उसके गिल्ट को। हैमलेट नाटक के भीतर नाटक का उपयोग हैमलेट द्वारा राजा क्लोडियस के अपराध को उजागर करने के लिए किया जाता है। हैमलेट इस नाटक को आयोजित करता है ताकि क्लोडियस की प्रतिक्रियाओं को देखकर यह पुष्टि कर सके कि उसने उसके पिता की हत्या की थी। नाटक के इस भाग को माउस ट्रैप कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसका कई बार नाम पूछा गया है कि जो हैमलेट के अंदर जो नाटक है उसका नाम क्या है? माउस ट्रैप है। नाटक के अंदर जो नाटक है, यह नाटक छल और सत्य को के मुख्य विषय को उजागर करता है। क्वेश्चन है इन मेजर फॉर मेजर व्हाट इज ड्यूक विंसेंटियोस मेन टैक्टिक? ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज फ्रायर, यानी कि ये आप हमने पढ़ लिया ये क्वेश्चन भी। मेजर फॉर मेजर में जो ड्यूक है वो किसके रूप मतलब किसका भेष लेके अपनी जनता के बीच में जाता है उनकी कठिनाइयों को जानने के लिए? तो ड्यूक विंसेंटियो अपने राज्य की स्थितियों का निरीक्षण करने के लिए एक भिक्षु के रूप में छिप जाता है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। व्हाट रोल डू द फेरीज प्ले इन ए मिड समर नाइट ड्रीम, यानी फेरीज है वो कौन सा प्ले कौन सा रोल प्ले करती हैं मिड समर नाइट ड्रीम में? तो दे
मैनिपुलेट द ह्यूमन करेक्टर, वो ह्यूमन करेक्टर को मैनिपुलेट करती हैं, हेराफेरी करती हैं। यानी इन मिडसमर नाइट ड्रीम में परियां विशेष रूप से ओबेरॉन और पुक मानव पात्रों को अपने जादुई हस्तक्षेपों के माध्यम से नियंत्रित करती है। वे मानव प्रेमियों के बीच भ्रम और उथल पुथल उत्पन्न करते हैं, लेकिन अंततः सभी गलतफहमियों को हल कर देते हैं। परियों का जादू और हस्तक्षेप नाटक में कल्पना और वास्तविकता के बीच का संबंध दर्शाता है। इन हैमलेट, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड हैमलेट हेजिटेशन टू किल क्लोडियस, यानी कि जो रीजन है हैमलेट का, वो जो है इसके अंदर हेजिटेशन होती है क्लोडियस को मारने में जो हेजिटेशन होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ही डज नॉट वांट टू किल क्लोडियस वाइल ही इज प्रेइंग, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोडियस है वो क्या कर रहा होता है, प्रे कर रहा होता है। वो उस टाइम पे उसको नहीं मारना चाहता है, क्योंकि वो देखता है कि अगर इस टाइम पे क्लोडियस को मार दिया तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। हैमलेट क्लोडियस को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वह उसे प्रार्थना करते हुए देखता है तो वह रुक जाता है। हैमलेट सोचता है कि अगर वह उसे प्रार्थना करते समय मार देता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली जाएगी, और हैमलेट नहीं चाहता कि क्लोडियस को स्वर्ग में प्रवेश मिले, इसलिए वह उसे एक अधिक पापी समय पर मारने का निर्णय लेता है। यह हैमलेट के नैतिक संघर्ष और उसकी कायरता को दर्शाता है। क्वेश्चन 81, एक मिनट, ठीक है भाई, 81 ही आएगा क्वेश्चन। कैसे आ गया 81 क्वेश्चन। हु इज़ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन टेम्पेस्ट, तो मिरांडा पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे 82 क्वेश्चन में। इन मैकबेथ व्हाट डू द विचेस प्रेडिक्ट फॉर बैंको, तो विचेस क्या प्रेडिक्ट करती हैं, आंसर ही डिस, यानी कि वो क्या बनेंगे। ये क्वेश्चन दोबारा आ गए हैं भाई, एक मिनट, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये कैसे आ गए। ये हैमलेट प्रिंस है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गए हैं। 84 क्वेश्चन, मिडसमर नाइट व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज मिडसमर नाइट ड्रीम, तो एक कॉमेडी प्ले है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवोलियो का करेक्टर किस में है, 12th नाइट के अंदर है। यानी 12th नाइट में मालवोलियो एक आत्ममुग्ध और अभिमानी सेवक है जो अपनी महिला मालिक ओलिविया के प्यार का सपना देखता है। उसके साथी पात्र उसे बेवकूफ़ बनाने की योजना बनाते हैं, जिससे नाटक के हास्य और मनोरंजन का एक प्रमुख स्रोत उत्पन्न होता है। मालवोलियो का चरित्र वर्ग और स्थिति पर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 86 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फूल इन किंग लियर, ये पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं, एक बार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। किंग लियर में मूर्ख एक ही एक्ट्स एज लियर कंसाइंस एंड ट्रूथ टेलर, यानी कि ये जो फूल है ना, ये किसका विश्वास पात्र है, किंग लियर का, और उसको क्या बताता है, उसको सच्चाई बताता है। किंग लियर में मूर्ख एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह राजा लियर के साथ खुलकर बोलता है, उसे उसके गलत फैसलों के बारे में आगाह करता है। यद्यपि वह आशय प्रदान करता है, वह लियर का सच बोलने वाला है, उसके कष्टों पर विचार करता है। उसका किरदार लियर के पतन और नाटक की त्रासदी को अधिक गहराई से समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, इन ओथेलो हु डज यागो हेट ओथेलो, तो यानी कि इन ओथेलो में वाई डज, यानी कि जो यागो है वो ओथेलो से नफरत क्यों करता है, बिकॉज एथोलो प्रोमोटेड कैसियो ओवर हिम, ठीक है, क्योंकि जो ओथेलो है उसको प्रमोट कर देते हैं। किसको प्रमोट कर देते हैं, कैशियो को कर देते हैं, जबकि उसको बनाना था, लेकिन प्रमोट किसको कर देते हैं, ओथेलो कैशियो को। इसीलिए ओथेलो में यागो ओथेलो से नफरत करता है, क्योंकि ओथेलो से उसे प्रमोशन देने के बजाय कैशियो को लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। यह असंतोष और जलन यागो को ओथेलो के खिलाफ एक जटिल और साजिश रचने के लिए प्रेरित करती है। यागो के छल और झूठ के कारण ओथेलो और डेस्टामोना का दुखद अंत होता है। 88 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो क्या है इसके जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसके अंदर झगड़े का मेन सोर्स क्या है। साइलोप डिमांड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो, यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में चलेंगे 89 क्वेश्चन में, इन मैकबेथ व्हाट डज लेडी मैकबेथ आस्क टू बी अनसेक्स्ड, यानी कि मैं लेडी मैकबेथ अपने आप को ये क्यों कहती है कि मुझे अनसेक्स्ड कर दो। टू गेन द रथलेसनेस नीडेड फॉर मर्डर, ठीक है, यानी कि वो क्या चाहती है कि वो एक रथलेसनेस मिले, इसके लिए मर्डर करने के लिए।
मैकबेथ में लेडी मैकबेथ अपने महिला स्वभाव से छुटकारा पाना चाहती है। वह क्रूरता से हत्याओं को अंजाम दे सके, यानी कि वो चाहती है कि उसको क्रूर बना दिया जाए ताकि वो जो उसका महिला वाला व्यवहार है वो ख़त्म कर दिया जाए। क्रूरता से हत्याओं को अंजाम दे सके वह मैकबेथ को राजा बनने के लिए प्रेरित करती है, खुद भी अपराध में शामिल होती है। लेडी मैकबेथ की यह इच्छा उसके महत्वाकांक्षी और निर्दयी स्वभाव को दर्शाती है, जब वो कहती है अनसेक्स्ड हेयर मी, यानी कि मुझे यहाँ पर अनसेक्स्ड कर दिया जाए। क्वेश्चन 90 इन द टेम्पेस्ट हु इज कैलिबन। यहाँ पर भी कैलिबन किसका, साइरक्स का क्या है, पुत्र है और निवासी है आइसलैंड का। उसके बाद है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में ये पढ़ लिया हमने, नहीं पढ़ेंगे। हु इज़ द प्रोस्पेरो सर्वेंट इन टेम्पेस्ट, कौन है, एरियल जो उसकी सेवा करता है, जिसको वो छुड़वाता है वहाँ से। ये पढ़ लेना, एक बार पढ़ चुके हैं इसलिए नहीं पढ़ा। इन जूलियस सीजर हु सेज, ये भी पढ़ चुके हैं, बार बार ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन रोमियो एंड जूलियट टाइबर्ट को कौन मारते हैं, क्वेश्चन दोबारा आ गए हैं भाई, सॉरी। व्हाट इज़ द फेमस साइलोकी इन हैमलेट दैट बिगिन विद टू बी और नॉट टू बी, ये क्वेश्चन नया है, ये पढ़ लेते हैं। कौन सा, 94 क्वेश्चन है। यानी कि जो व्हाट इज़ द जो फेमस साइलोकी है हैमलेट में, वो बिगिन होती है टू बी और नॉट टू बी, यानी इस वर्डिंग से। ये कौन बोलता है, तो ये इट इज़ हैमलेट रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एंड डेथ, यानी कि ये रिफ्लेक्शन है किसका, लाइफ एंड डेथ के बारे में हैमलेट का। उसके बाद है हैमलेट का सबसे प्रसिद्ध स्वगत कथन, जिसमें हैमलेट जीवन और मृत्यु के अर्थ पर गहराई से विचार करता है। वह जीवन की कठिनाइयों और मृत्यु की संभावना के बारे में सोचता है। यह भाषण हैमलेट की मानसिक दुविधा और उसके अस्तित्व संबंधी संघर्ष को व्यक्त करता है। क्वेश्चन इन मैकबेथ व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन, ठीक है, यानी कि क्या विजन था मैकबेथ का है बिफोर, जब वो किसको मारने से पहले, डंकन को मारने से पहले। तो ही सीज फ्लोटिंग डैगर लीडिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, वो देखता है कि एक जो डैगर है वो फ्लोट होती हुई लीड कर रही है डंकन के, मतलब लीडिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, यानी कि वो एक फ्लोटिंग डैगर देखता है, यानी हवा में तैरता हुआ एक डैगर देखता है जो उसे लीड करता है, यानी कि जो ले जाता है डंकन के कमरे की तरफ या चैम्बर की तरफ ले जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैकबेथ में डंकन की हत्या से पहले मैकबेथ एक खून से सना हुआ खंजर हवा में तैरता हुआ देखता है जो उसे हत्या करने के लिए प्रेरित करता है। यह दृश्य मैकबेथ की बढ़ती हुई मानसिक अशांति और उसके अपराध बोध को दर्शाता है। इस दृश्य के बाद मैकबेथ का नैतिक पतन शुरू हो जाता है। उसके बाद 96 क्वेश्चन है। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु डिमांड ए पाउंड ऑफ फ्लैश एज कोलेटरल फॉर ए लोन, तो भाई साइलोक ये पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन में इन ओथेलो हु इज डेस्डेमोना, ओथेलो में डेस्डेमोना कौन है, ओथेलो की वाइफ है, पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। 98 क्वेश्चन में हु इज़ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड इन द बिगनिंग ऑफ मैकबेथ, यानी कि जो मैकबेथ के बिगनिंग में स्कॉटलैंड का किंग कौन था, किंग डंकन, जिसकी हत्या कर दी जाती है मैकबेथ के द्वारा। मैकबेथ की शुरुआत में डंकन स्कॉटलैंड का राजा था। वह एक न्यायप्रिय और नैतिक शासन के रूप में चित्रित किया गया था। मैकबेथ लेडी मैकबेथ के साथ मिलकर डंकन की हत्या कर देता ताकि वह खुद राजा बन सके। यह हत्या नाटक के आगे के घटनाक्रम की नींव रखती है। 99 क्वेश्चन। इन मच एडो अबाउट नथिंग हु इज wrongly accused of इनफिडेलिटी। हीरो, यानी कि भाई मच एडो अबाउट नथिंग में हीरो को बेवफाई का झूठा आरोप सहना पड़ता है। क्लोडियो और डॉन पेड्रो को धोखे से यह विश्वास दिलाया जाता है कि हीरो ने उनके प्रति वफादारी नहीं दिखाई। यह गलतफहमी नाटक के संघर्ष और तनाव को बढ़ाती है, लेकिन अंततः यह सुलझ जाती है और हीरो निर्दोष साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, लास्ट क्वेश्चन आ गया। अभी बोलते बोलते थक गई हूँ आज तो मैं। इन द टेम्पेस्ट हाउ डज प्रोस्पेरो ब्रिंग हिज एनिमीज टू द आइसलैंड, तो बाय क्रिएटिंग ए मैजिकल स्टॉर्म, यानी कि ये कहता है कि इन टेम्पेस्ट में हाउ डज जो प्रोस्पेरो हो है वो एनिमीज़ को आइसलैंड के ऊपर कैसे लेके आता है, तो वो अपनी मैजिकल एक तूफान ला देता है, जिसके बाद उनका जहाज़ उसकी तरफ आ जाता है, आइसलैंड की तरफ। ठीक है,
द टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक तूफान पैदा करता है जिससे उसके दुश्मन द्वीप पर पहुंच जाते हैं। यह तूफान नाटक की शुरुआत करता है, प्रोस्पेरो को अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन अंततः प्रोस्पेरो दया दिखाता है और माफ़ी की भावना से प्रेरित होता है। ठीक है भाई, तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, मैं बता देती हूँ, अगला जो मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊँगी वो पोइम के ऊपर लेके आऊँगी। शेक्सपियर की जो पोइम है उनके ऊपर ये क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, जो उन्होंने पोइम लिखी है। ओके गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।